गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी पैरामेडिकल। दोस्तों, आज हम हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके इंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन को इस तरीके से हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कई सारे जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। तो आप सभी बच्चे यदि रेडी हैं तो एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़े आपके साथ और इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता हो तो क्वेश्चन का आंसर करने से आप बिल्कुल हिचकिएगा नहीं और सभी क्वेश्चन के आंसर्स करने की आप कोशिश कीजिएगा। LGR स्टडी पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियोज आते रहें आपको जो है सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे की चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं और सफलता बैच के बारे में आप सभी बच्चों को यदि जानकारी नहीं है तो इसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन इस क्लास के लास्ट में आपको इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। आगे हम बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जरा जोर शोर से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई साहब? उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद होगा उत्संधि चारण। क्या हो जाएगा? उत्संधि चारण इसका संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होने वाला है डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। चलिए, करण कारक के बारे में एक ट्रिक आप लोगों ने जाना होगा, कारक के बारे में एक ट्रिक आप लोगों को पता होगा जिसमें हमें सिखाया जाता है बचपन में कि कर्ता ने कर्म को करण से तो जिस भी वाक्य में जो है से वाला चीज़ें आएगा उसे हम जो है करण कारक के रूप में जानेंगे। तो चलिए एक एक वर्ड को अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पूरे सेंटेंस को यदि आप पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। राजा ने भिखारी को दान दिया। उसके बाद बच्चा पतंग उड़ाता है। बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। खान से हीरे निकलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है करण कारक के उदाहरण कौन है। तो करण कारक के जो उदाहरण होंगे ये होंगे लकड़ी से मेज बनाता है, लकड़ी से, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब? ये एक जो है ये संज्ञा है और संज्ञा के बाद जो है से यहाँ पर लगा हुआ है इस शब्द में, इसलिए जो है ये करण कारक होगा, यानी कि सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन हम किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानिए, उत्क्षिप्त व्यंजन हम किसे कहेंगे? यदि हम बोलते हैं किसी भी व्यंजन को, यदि हम बोलते हैं और हमारा जी का अगला भाग जो है, हमारी जीभ का जो अगला भाग है, जीभ को हम जीवा के नाम से भी जानते हैं। तो जो बच्चे जीभ नहीं समझते हैं वो जीवा समझ लें, और वो भी नहीं समझते हैं तो टंग समझ लें। हमारा टंग का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, ये तिरछी वाला पार्ट जो होता है, इसको यदि हम कोई अक्षर को बोलते हैं, किसी लेटर को बोलते हैं और झटके आता है इस जीभ के निचले वाले भाग में और ये नीचे वाला भाग तुरंत जो है नीचे गिर जाता है, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे? ऐसे शब्द को हम कहेंगे भाई साहब उत्क्षिप्त। क्या कहेंगे? ऐसे शब्द को हम कहेंगे उत्क्षिप्त। कौन सा वर्ड? जिसे बोलने पर जीवा का आखिरी भाग एकाएक नीचे गिर जाए, ऐसे शब्द को उत्क्षिप्त शब्द कहेंगे। और उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं ये दो होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? दो होते हैं। और ये दो कौन कौन से होते हैं? र और ढ। तो चलिए ड जिसे हम कहते हैं ढ। देखिए एकाएक जो है हमारा जीभ का जो है आगे वाला भाग गिर रहा है नीचे, तो इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन हम बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में आप सभी बच्चों को पता हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार को कहते हैं। अनुस्वार को क्या कहा जाता है भाई साहब? अनुस्वार को क्या कहा जाता है? देखिए अनुस्वार को जो है गिना जाता है किस में भाई साहब? वॉवेल में गिना जाता है, यानी कि स्वर व्यंजन में गिना जाता है, लेकिन ये स्वर व्यंजन में आता नहीं है, ये आता है अयोगवाह में। इसको हम अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार जो आपका होता है और ये विसर्ग, ये दोनों जो है अयोगवाह स्वर व्यंजन कहलाते हैं और ये दो व्यंजन ही है अयोगवाह में। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होने वाला है बी हो जाएगा। विसर्ग और अनुस्वार ये दो क्या है भाई साहब?
अनुस्वार को कहते हैं अयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार को अयोगवाह कहते हैं और विसर्ग को भी अयोगवाह के नाम से ही हम जानते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तब तक आप सभी बच्चे एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके क्लास को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर सके। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ होता है। आपने यदि महाभारत देखा होगा तो यहाँ पर सेम लॉजिक है। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, उनके वस्त्रों को जो है खींचा जा रहा था, तो ये वस्त्र जो है सधने का नाम ही नहीं ले रहा था, यानी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, यानी कि ये वस्त्र काफ़ी विस्तृत था। काफ़ी क्या था भाई साहब? विस्तृत था, खत्म होने की बात ही इसमें नहीं थी। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को यदि कह दिया जाए या फिर किसी काम को यदि कह दिया जाए कि ये काम जो है द्रौपदी के चीर जैसा है, जैसे कि फिलहाल में कोरोना आया था, तो हम यदि ये कहते कि कोरोना जो है ये द्रौपदी के चीर की तरह फैलते ही जा रहा है, तो यहाँ पर इसका द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का स्पष्ट अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन में जो है यहाँ पर दिया होगा कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर कहना, अत्यधिक विस्तृत होना, दृढ़ संकल्प होना या फिर तुच्छ होना। तो यहाँ पर अधिक विस्तृत होना, जिसका विस्तार काफ़ी अधिक हो, उसे हम इस मुहावरे से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर बी आप सभी बच्चों की तरफ से यदि आंसर आ रहा है तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? चलिए, महादेवी वर्मा हिंदी की जो है एक बहुत ही अच्छी कवित्री थी और इन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं जो की, लेकिन यहाँ पर आपको जो है बढ़ते क्रम में रचना को सजाना है इनके रचना को। तो सबसे पहला इनका जो रचना था निहार था। कौन? निहार सबसे पहला इनका रचना था, जो कि 1930 में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद दूसरा जो है ये 32 में रसीम नाम की रचना इन्होंने प्रकाशित की। उसके बाद जो है तीसरा जो है निर्जा नाम की रचना इन्होंने 1934 में प्रकाशित की, और संध्या गीत नाम की रचना जो है इन्होंने 1936 में प्रकाशित की। इसके बाद और भी बहुत सारी इनकी रचना थी। इसके बाद जो है हम यदि इसमें लगाएं तो दीप शिखा जो है इनकी रचना थी। दीप शिखा तो हमने लिखा ही नहीं, दीप शिखा इनकी रचना थी। इसके बाद इनकी रचना जो निकली ये सप्तपर्ण था, सप्तपर्ण इनकी रचना थी। उसके बाद जो है सबसे लास्ट की यदि हम बात करें तो आयाम था। सबसे लास्ट इनका रचना जो था आयाम था। अब एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी रचनाएं थे। आयाम के बाद एक और रचना इनका होगा जिसको हम अग्नि रेखा के नाम से जानते हैं। अग्नि रेखा के नाम से इन रचना को जानते हैं। 8 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, और 2-2 साल के गैप पर ऐसे ही निकलते गया। ये जो है 36 के बाद जो है एक ही बार 42 में आया था, 42 में, इसी प्रकार से। तो उतना आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन हमने पूरा यहाँ पर 8 की 8 रचनाओं आपके सामने रखा है। ये इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेना का पर्यायवाची। सेना का मतलब आप सभी बच्चे जानते हैं फोर्स या फिर पुलिस कहते हैं हम। तो चलिए इसका पर्यायवाची क्या होगा हिंदी में? हिंदी में जो है सेना का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो होगा कटक। क्या हो जाएगा? कटक सेना का पर्यायवाची होगा। उसके बाद हम दल भी बोलते हैं, दल भी बोल देते हैं। उसके बाद हम चम्मू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चम्मू भी बोलते हैं। उसके बाद अनीकनी भी बोलते हैं, अनीकनी भी बोलते हैं। उसके बाद सेना को हम पलटन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी इनके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शन में मिले तो घटक तो होगा नहीं, कटक होगा। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं और अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर इस पंक्ति में कहा जा रहा है माला फेरत जुग भया, यानी कि माला फेरते फेरते बहुत दिन हो गया। गया न मन का फेर, मन में जो चीज़ें चलती रहती है, हमें ये करनी है वे करनी है, ये सभी पूरा नहीं हुआ। कर का मन डारी के, मन का फेर,
यानी कि ऐसे ही ऐसे करते करते समय बीतता जा रहा है, लेकिन जो हमारे मन में है वो ये आ नहीं रहा है। तो इस प्रकार के वर्ड को हम कौन सा अलंकार कहेंगे? ऐसे वर्ड को हम कहेंगे भाई साहब यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार कहेंगे, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि ये वाली चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, जब हम आपको अलंकार के चैप्टर कराएंगे थ्योरेटिकल तरीके से तब आपको काफ़ी समझ में आ जाएगी। फिलहाल इतना ही रखिए। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही की यदि हम बात करते हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है बिहार में बोले जाते हैं। तो जो भी बच्चे बिहार से जुड़े होंगे उनको पता होगा कि मगही जो है बिहार में बोली जाती है, लेकिन उत्तराखंड, झारखंड, उसके बाद यूपी और भी बहुत जगह से बच्चे जुड़े रहते हैं, तो उन सभी को ये बातें स्पष्ट नहीं हो पाई होंगी। तो मगही आप सभी बच्चे जान लीजिए कि बिहार की भाषा है। तो यहाँ पर 9वें नंबर क्वेश्चन के लिए बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और वैशाली जो है, वैशाली का जो क्षेत्र है जो कि सबसे पहला गणतंत्र माना जाता है पूरे दुनिया का, इसी यहीं का भाषा जो है मगही है। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होने वाला है। अगले नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ण व, ये जो वर्ण है यानी कि अक्षर है व का उच्चारण स्थान कौन सा है? हमारे मुख से सभी वर्ड बोले जाते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान मुख में जो है कहाँ से है? ओठ से है, ओठ कंठ दोनों से है, दंत ओठ दोनों से है, कंठ तालु दोनों से है। तो चलिए यहाँ पर व वर्ण को एक बार बोल करके देखिए। व वर्ण को आप यदि बोलेंगे व, तो दांत और ओठ का क्या होता है भाई साहब? व हमारा जो है निचले वाले ओठ पर जो है हमारा ऊपरी वाला जो जबड़ा है ये सटता है, व यदि हम बोलते हैं व। तो यहाँ पर जो है दांत और ओठ का संपर्क हो रहा है, इसलिए दंत ओठ से, यानी कि सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। देखिए इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध वर्ड चुनना है। तो चलिए एक एक चीज को हम देखते हैं। यहाँ पर तरुच्छाया, तरुच्छाया जो है पहला ही सही है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप कहेंगे सर कि तरुच्छाया का मतलब क्या होता है? तरुच्छाया का मतलब होता है परछाई, आपकी परछाई। किसी व्यक्ति को यदि हम कहें कि आपकी परछाई दिख रही है तो आप ये भी कह सकते हैं कि तरुच्छाया दिख रही है। तो चलिए आपकी परछाई भी हम कहते हैं हिंदी में इसको। तो तरुच्छाया बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट लिखा गया है। तरुच्छाया का मतलब क्या होता है ये भी आपने जाना। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि संस्कृत भाषा के ऐसे मूल शब्द जिसमें थोड़ा सा बदलाव आया है और हिंदी में उसका यूज किया जाने लगा है, तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं तद्भव शब्द। तो देखिए संस्कृत का कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें थोड़ा सा बदलाव आया और वो हिंदी का शब्द बन गया है? तो चलिए यहाँ पर 12वें नंबर क्वेश्चन में यदि हम देखें, समुद्र, शांति, उसके बाद ताप, ये सभी तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन ये काज जो आप देख रहे हैं ना, ये काज का मतलब होता है काम। काज का मतलब होता है काम, और संस्कृत में इसे कहा जाता है कार्य। संस्कृत में क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। थोड़ा बदलाव आया और ये हिंदी का भाषा बन गया, लैंग्वेज बन गया काज। तो इसलिए तद्भव शब्द जो हमें लगता है, तद्भव शब्द यहाँ पर डी होगा। तो चलिए दोस्तों डी ऑप्शन में आप सभी बच्चे करेक्ट कीजिए। अगले नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। शैलेश मटियानी के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं कि काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुलझे हुए जो है लेखक हैं शैलेश मटियानी, जिसको हम कमलेश्वर जी के नाम से भी जानते हैं। क्या? कमलेश्वर जी के नाम से भी जानते हैं शैलेश मटियानी को। तो कभी कभी कमलेश्वर जी भी लिख दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर शैलेश मटियानी की हम बात करें तो पूछा जा रहा है कि रचना नहीं है, कौन सी रचना जो है शैलेश मटियानी जी की नहीं है? तो चलिए यहाँ पर शैलेश मटियानी जी का जो है रचना की बात यदि हम करते हैं, एक सड़क 57 गलियां, ये जो है एक उपन्यास है। और किसका है भाई साहब? ये जो है एक उपन्यास है और ये शैलेश मटियानी जी की नहीं है। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अधोगति में उपसर्ग है। अधोगति में कौन सा उपसर्ग होगा? अधोगति में उपसर्ग क्या होगा भाई साहब? अधोगति में उपसर्ग कौन सा होगा? चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन में बता दीजिए। यदि हम गति लिखते हैं और इसके आगे लगाते हैं अधो, तो अधो यहाँ पर ये ना होगा, यही होगा उपसर्ग। तो देख लीजिए यहाँ पर यदि हम अधो लगाते हैं इसके आगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब? अधोगति बनेगा। तो कौन सा उपसर्ग हुआ? अधो उपसर्ग हुआ। चलिए बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। जो है अभी वैलेंटाइन बिता है तो आप सभी बच्चों का मन जो है काफ़ी फ्रेश होगा। जो बच्चे उस टाइप के होंगे तो आंसर करना आपका भी फर्ज बनता है। तो चलिए बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आवाहन का विलोम शब्द है। आवाहन,
आवाहन, आवाहन। आवाहन का मतलब होता है बुलाना। आवाहन आप देखेंगे कि कहीं पर यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि हम भगवान जी का क्या कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। आप यदि रिलीजियस क्या कहते हैं उसको सीरीज देखेंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आवाहन का उल्टा क्या होता है। आवाहन, आवाहन का मतलब होता है बुलाना। और जब पूजा खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, विसर्जन कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। यानी कि पूजा खत्म हुआ, उनको हम 100 इज्जत जो है उनको अब हम यहाँ से विदा करते हैं अपने घर से। तो यहाँ पर विसर्जन का मतलब वही होता है जब किसी भी मेले में देखेंगे काफ़ी जो है काली जी की मूर्तियाँ लगती है नवंबर में, उसके बाद जो है दुर्गा माता की मूर्तियाँ लगती है। तो उनको जो है फर्स्ट पूजा जो उनका होता है उसको हम आवाहन के नाम से जानते हैं, आवाहन के नाम से जानते हैं। और जब उनको भसाया जाता है तो उसी को हम क्या करते हैं, विसर्जन के नाम से जानते हैं, मूर्ति विसर्जन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर विसर्जन का मतलब जो है विदाई होता है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बुराइयों से सदैव दूर रहना चाहिए, सॉरी बुराइयों से सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में बुराइयों शब्द में संज्ञा है, संख्या नहीं होगा, संज्ञा होगा। यहाँ पर जो है इस वाक्य में बुराइयों शब्द में क्या हो जाएगा भाई साहब, बुराइयों शब्द में जो है कौन सा क्या कहते हैं उसको, संज्ञा है भाई साहब। बुराई शब्द में कौन सा संज्ञा है, बुराई। बुराई को हम देखते नहीं है, मापते नहीं, तौलते नहीं है, सिर्फ ये विश्वास करते हैं कि इनमें बुराई है। तो बुराई एक भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। और भाववाचक संज्ञा जैसे ही होगा तो इसका जो है ऑप्शन जो है सभी एक दूसरे के साथ जो है कहीं ना कहीं घूमने चला गया है। तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिख देते हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हम बड़ों का आदर करते हैं। इस वाक्य का प्रकार है, हम बड़ों का आदर करते हैं, हम बड़ों का आदर करते हैं। तो इसमें कौन सा भाई साहब, बड़ों का आदर क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो है ऐसे संस्कार दिए गए हैं। तो ऐसे संस्कार दिए गए हैं इसलिए हम बड़ों का आदर करते हैं। नहीं दिया जाता तो फिर नहीं करते, लेकिन ऐसा हम सोच नहीं सकते हैं ज़िंदगी में भाई साहब। तो चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन में जो है पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का वाक्य है हम बड़ों का आदर करते हैं। अज्ञार्थक वाक्य है। यदि हम यहाँ पर ये शब्द देखते कि बड़ों का आदर करो तब यहाँ पर अज्ञार्थक अर्थ होता, लेकिन हम बड़ों का आदर करते हैं यानी कि हम हमेशा आदर करते हैं, निश्चित आदर करते हैं। तो ये जो हो जाएगा कौन सा शब्द होगा भाई साहब, ये जो हो जाएगा एक वाक्य होगा, निश्चयतार्थक शब्द, निश्चयतार्थक वाक्य होगा। याद रखिएगा, लॉजिकल तरीके से समझिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है। कारतूस का मतलब समझते हैं ना, गोली वाली जो बातें होती है। तो चलिए कारतूस जो है किस भाषा का शब्द है। कारतूस शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी ये फ्रेंच भाषा से हुई थी। किससे, फ्रेंच भाषा से जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंच, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द कारतूस है। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने और पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन प्रयुक्त होता है। एक वचन में प्रयुक्त होता है। एक वचन में कौन सा शब्द ऐसा है जो हमेशा प्रयुक्त होता है। एक वचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा, जनता। जनता को आप गिन नहीं सकते हैं भाई साहब। तो जब आप जनता को गिनेंगे तो आप लोग को गिन लिया, आप कहेंगे कि इस रैली में कितने लोग आए थे, ये आप नहीं कहेंगे कि कितने जनता। जनता का मतलब एक ही होता है, हमारे देश का जनता, हम भी हैं, हम अपने देश का जनता, आप भी अपने देश का जनता है, आपके मम्मी पापा भी आपके देश हमारे देश के जनता हैं, हमारे मम्मी पापा भी हमारे देश के जनता हैं, आपके दादा दादी भी हमारे देश के जनता हैं। तो जनता का मतलब एक ही होता है, इसलिए सदैव एक वचन में यूज किया जाएगा जनता। जनता हमेशा एक वचन में यूज किया जाता है। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द जो है निम्नलिखित में से कौन से हैं भाई, कौन से हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो चलिए निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर संविधान। संविधान क्या है भाई साहब, संविधान पुल्लिंग है। हमारा संविधान, हम क्या बोलते हैं, हमारा संविधान। उसके बाद प्रवेश द्वार, प्रवेश करना, हम कभी नहीं कहते हैं कि हमें प्रवेश करनी है, हमें प्रवेश करना है। तो यहाँ पर ये भी स्त्रीलिंग होगा। परिवहन, परिवहन भी क्या है भाई साहब, परिवहन भी एक स्त्रीलिंग है। उसके बाद गवेषणा, गवेषणा की यदि हम बात करते हैं तो गवेषणा एक क्या है भाई साहब, स्त्रीलिंग है। गवेषणा का मतलब क्या होता है, खोज। गवेषणा का मतलब क्या होता है, खोज। गवेषणा का मतलब होता है अध्ययन,
क्या होता है? गवेषणा का मतलब होता है अध्ययन, गवेषणा का मतलब होता है अनुसंधान, गवेषणा का मतलब होता है अनुसंधान। तो चलिए यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि हमें खोज करनी है, हमें खोज करनी है, हमने खोज की है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है स्त्रीलिंग शब्द जो है बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है फॉर्मूला के तहत कि डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी आंसर यदि आप सभी बच्चे कर रहे हैं, आपकी बल्ले बल्ले हैं, जय हो भाई साहब। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, में कि चल भी नहीं सकता है। ये कौन सा वाक्य है भाई साहब? वह इतना कमजोर है, ये तो एक मेन वाक्य हो गया। क्या हो गया भाई साहब? ये एक मेन वाक्य हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि वह चल नहीं सकता है। चलना का मतलब क्या है? कोई ना कोई काम हो गया, चलना कोई ना कोई काम है, तो कोई क्रिया वह नहीं कर सकता है, और जैसे ही वह कोई क्रिया नहीं कर सकता है तो ये क्रिया विशेषण का उपवाक्य होगा, ये क्रिया विशेषण का उपवाक्य होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पवन शब्द में संधि है। पवन, प जोड़ अन, प संधि अन होता है, प संधि अन पवन होता है। तो चलिए यहाँ पर जो है कौन सा संधि है इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं यदि हम, तो यहाँ पर जो है कौन सा संधि हो रहा है भाई साहब? ओ का संधि अ से हो रहा है। क्या हो रहा है? ओ का संधि अ से हो रहा है, और इसलिए इसे हम आयादी संधि के नाम से जान सकते हैं। आयादी संधि के नाम से दोनों स्वर ही हैं। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर जो होने वाला है सी होने वाला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी कि बिना उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? बिना उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? तो चलिए यहाँ पर 23वें नंबर क्वेश्चन में यदि हम देखते हैं तो विज्ञान में यदि हम बी लगाते हैं, ज्ञान में यदि हम यहाँ पर वी लगाते हैं तो ये वी उपसर्ग लगने के बाद विज्ञान बनता है। वक्ता में यदि आप अधि लगाते हैं, यानी कि अधिक बोलने वाला, तब होता है अधिवक्ता। प्राचार्य में यदि आप लगाते हैं, क्या लगाएंगे प्राचार्य में यदि आप लगाते हैं आचार्य। आचार्य का मतलब क्या होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, सॉरी इसको यहाँ पर लगाना है। आचार्य में यदि प्रा लगाते हैं तो प्र जोड़ आचार्य बराबर प्राचार्य, प्र संधि आचार्य बराबर प्राचार्य होता है। तो सभी में विसर्ग लगाना, सभी में विसर्ग लगा, तो यहाँ पर छात्र में कौन सा विसर्ग लगाएंगे? त्र में। त्र का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए इसमें जो है कोई विसर्ग नहीं लगेगा। दो ये जो है अपने आप में ये शब्द है, तो यहाँ पर छात्र जो है बिना उपसर्ग वाला शब्द है। बिना उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? छात्र है, यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया कौन सा है? तो चलिए अकर्मक क्रिया हम किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? क्रिया के प्रयोग में जो चीज़ें आती है, कर्म की उपेक्षा नहीं होती है। सीधे तौर पर समझिए, किसी भी क्रिया के प्रयोग में यदि उसके कर्म की अपेक्षा नहीं हो तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं, ऐसे वाक्य को हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो चलिए देख लेते हैं। हमने आपको क्या बताया? क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, ऐसे वर्ड को हम अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए, पढ़ना, हंसना, लिखना, खाना, कौन सा अकर्मक क्रिया होगा? कौन सा अकर्मक क्रिया होगा? अकर्मक क्रिया होगा खाना। खाने से कोई इधर उधर की बातें नहीं होती है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां हैं। क वर्ग की यानी कि क ख ग घ र, तो ये सभी की ये जो है सभी ध्वनियां जो है किस प्रकार की है? अनुनासिक है, अल्पप्राण है, या फिर कंठ से बोली जाने वाली है, या फिर अघोष है? तो चलिए हिंदी व्यंजन में यदि हम क वर्ण की बात करते हैं, क वर्ग की सभी यदि हम अक्षरों को बोले, वर्णों को बोले, तो हमें जो है ये सभी वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं? ये सभी वर्ण हमारे कंठ से ही उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पर क वर्ण कंठ से उच्चारित होंगे, ख वर्ण भी कंठ से, ग घ और सभी जो है कहाँ से हो रहे हैं उच्चारित? सभी कंठ से उच्चारित हो रहे हैं, तो इसलिए ये सभी जो है कंठ से ही उच्चारित होने वाले वर्ड कहेंगे। और जैसे ही कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड कहेंगे तो इसको हम कंठ वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर कंठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सी। अगले नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अनुपस्थिति में उपसर्ग है।
अनुपस्थिति। उपस्थिति में अनु लगाने पर क्या बना भाई साहब? अनुपस्थिति बना। उपस्थिति में अनु लगाते हैं तो अनुपस्थिति बनता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? आप सभी बच्चे जान गए होंगे और आंसर करने के लिए बिल्कुल इच्छुक होंगे। तो एक बार इसका आंसर आप सभी बच्चे कीजिए, इसके बाद हम अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो चलिए 15 सेकंड का टाइम आप सभी बच्चों के पास है, एक बार आंसर कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अनुपस्थिति में कौन सा उपसर्ग है? आशा करते हैं आप सभी बच्चों ने आंसर किया होगा, लेकिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों ने अन्न किया होगा, तो ये काफ़ी अच्छी होगी। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है 26वें नंबर क्वेश्चन के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम अब बढ़ते हैं। आप लोगों ने अनु किया होगा, लेकिन अनु नहीं होगा, अन्न होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा है? सही कथन युक्त का चयन कीजिए। सही कथन युक्त का चयन आपको करनी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा जो है सही कथन युक्त का चयन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं सभी के बारे में, जो है सभी कथन के बारे में लिखा गया है कि कौन कौन सा वाक्य जो है। तो चलिए देखते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन में। 27वें नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है शशि का रही है और नाच रही है। देखिए शशि का रही है, गा के बदला का लिखी हुई है और नाच रही है। तो ये जो है संयुक्त वाक्य आप यहाँ पर फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वाक्य में ही गलती है। कठोर बनकर भी सहृदय बनो सरल वाक्य है, ये बिल्कुल सरल वाक्य नहीं है। ये जो है कह सकते हैं कि ये सरल वाक्य नहीं है। उसके बाद जिसने टोपी पहन रखी थी वह बाबू कहाँ गया, मिश्र वाक्य है। क्या है भाई साहब? ये मिश्र वाक्य है जी, बिल्कुल ये जो है संयुक्त वाक्य है। लेकिन यहाँ पर जो है हम बात करते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य वाली चीज़ें भी बिल्कुल सही थी। उसके बाद ये जो है यहाँ पर का को यदि हम गा कर देते हैं तो ये भी सही हो जाता है। तो इसलिए हमें जो लगता है कि ये सारे जो हैं सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ये तीनों हो जाएंगे, यानी कि डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है अंकुर का पर्याय है। अंकुर का पर्याय किससे है भाई साहब? अंकुर का पर्याय, अंकुर का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा अंकुरित बीज। क्या सुना होगा? अंकुरित बीज आप लोगों ने सुना होगा। अंकुरित बीज आप लोगों ने सुना होगा। तो अंकुरित का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआती जो होता है, नया जो चीज़ें उससे फेंकती है उसे हम अंकुर कहते हैं। तो यहाँ पर अंकुर का जो हम दूसरा रूप यदि बात करते हैं दूसरे रूप की, तो अंकुर का दूसरा रूप होगा नवोभिद, नया उगने वाला चीज़ें। तो चलिए ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? वह जो है सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा? वह हम कह देंगे कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह आ रहा है, और कहेंगे कि वह गया। तो ये वह जो है सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आते हैं भाई साहब? सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएंगे? तो ये जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। किसी न किसी तीसरों के बारे में बात करें, जैसे हम बोल दें यहाँ पर वह गा रहा है, गा रहा है, तो हम किसी न किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि वह गा रहा है। तो गा कौन रहा है, बता कौन रहा है? कोई एक फर्स्ट पर्सन है जो बता रहा है, एक व्यक्ति सुनने वाला है, और बोला किसके बारे में जा रहा है? वह के बारे में बोला जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अनुभवी का विशेष्य है। अनुभवी का विशेष्य क्या हो जाएगा? अनुभवी का विशेष्य क्या होगा दोस्तों? अनुभवी का विशेष्य होगा अनुभव। अनुभवी का विशेष्य क्या होगा? अनुभव होगा, यानी कि बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज के सभी क्वेश्चन को हमने देखा काफ़ी अच्छी तरीके से। आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा या फिर कैसा लगा, बुरा भी लगा, फिर भी बताइए कि आज का क्लास सर हमें ऐसा लगा। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ें और, आप यदि अच्छी तरीके से पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है सफलता बैच। यहाँ पर आपका फुल्ली कोर्स यानी कि फुल्ली सिलेबस कोर्स है। ये पूरा सिलेबस यहाँ से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें सभी विषय की बेहतर तैयारी आपको कराई जाएगी। चैप्टर वाइज क्लास होंगे, जिसमें थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों के क्लास होंगे। सभी विषय का PDF नोट्स आपको मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा, मॉडल पेपर का भी यहाँ पर प्रैक्टिस आपका कराया जाएगा।
आगे हम बढ़ते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं भाई साहब इसमें। तो इसमें सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जीके, हिंदी और इंग्लिश। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ से बिल्कुल जिस तरीके से हमने आपको बताया उसी तरीके से कवर होगा, यानी कि आप बिना किसी कोचिंग और अदर क्लास के यहाँ से अपनी तैयारी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कोर्स फी जो है हमने 599 रुपया फिलहाल में रखा है मात्र। तो जल्द से जल्द आप इसे जाकर के इनरोल कीजिए। क्लास चलेगा हमारे पास 2 ऐप है, एक फ्री वाला ऐप है जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर दे सकते हैं, मॉक टेस्ट, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर मिलेगी। क्लास ज्वाइन करने के लिए इस रेड वाले ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसको फिल करके आप यहाँ पर टर्म कंडीशन एग्री करके रजिस्टर कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा तो आपको पैरामेडिकल का कोर्स लेना है, तो पैरामेडिकल पर सेलेक्ट करके सेव कर दीजिएगा और आगे आपके सामने पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बाइनो का ऑप्शन आ जाएगा। बाइनो पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा नीचे में पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा और पे ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है पेमेंट करने का जरिया खुल गया होगा। तो आप पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वैलेट, पेडेटर, जो भी सुविधाएं आपके पास है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं और ये कोर्स आपका इनरोल हो जाएगा पेमेंट करते ही। और आप अच्छी तरीके से यहाँ से क्लास करके तैयारी को काफ़ी जो है बूस्टअप कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आज का क्लास जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ ये भी आशा हम करते हैं कि आज जो है आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे। हर एक दिन को एक नए अवसर के रूप में आपको लेनी है, पढ़ाई करनी है। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, तो आपको संभव बनानी है और इस एंट्रेंस एग्जाम में टॉप लेवल पर आपको जानी है। तो चलिए थैंक यू। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और मिलते हैं कल फिर सुबह के 8 बजे। थैंक यू।